हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का भरपूर इस नए विषय की सीरीज में, यानी कि विज्ञान की सीरीज में। क्लास 11th की एनसीईआरटी का हमारा ये तीसरा चैप्टर भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। देन आज हम देखेंगे एनिमल किंगडम, यानी कि जंतु जगत। ये हमारी 11th की एनसीईआरटी का चौथा अध्याय है। इसे हम पूरी तरीके से देखेंगे, जैसे कि हमने जितना ही डेप्थ में हमने तीसरा चैप्टर देखा था, वनस्पति जगत यानी कि प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में हमने सभी कुछ देख लिया है, जैसे कि शैवाले, उसके बाद बायोफ्राइटा समूह के पौधे, फिर टेरिडोफ्राइटा, फिर जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये सभी हमने देख लिए हैं। देन आज हमारा ये चैप्टर चौथा अध्याय शुरू होने वाला है, जंतु जगत। तो आइए बिना कुछ देरी किए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आप सभी को 1 नवंबर 2025 यानी कि मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। इसी के साथ हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा अध्याय 4, प्राणी जगत यानी कि एनिमल किंगडम। जिस तरीके से हमने वनस्पति जगत पढ़ा है, उतनी ही डेप्थ में हम इसे प्राणी जगत को देखेंगे। लेकिन आज हम सिर्फ इसका परिचय देखेंगे कि इसका परिचय यानी कि इसमें इसका सिलेबस क्या क्या होता है, हम क्या क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, कौन कौन से जीवों को यानी कि कौन कौन से जंतुओं को किस किस वर्ग में डिवाइड किया है, किस किस वर्ग में रखा गया है। जैसे कि हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखा था कि फंगी अलग रख दिए थे, मोनेरा जगत, मोनेरा जो वर्ग है उनके जीवों को अलग रख दिया था, फंगी को अलग रखा था, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, इन सभी को अलग रख दिया था प्रोटिस्टा में। इसके बाद फिर जंतु जगत, पादप जगत, ये सभी हमने देख लिए हैं। अब आया है हमारा जंतु जगत। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे आज इसका परिचय देखेंगे कि होता कैसा है, कैसे दिखता है, इनमें कौन कौन से जीव हमें पढ़ने हैं, कौन कौन से संघ हमें पढ़ने हैं, उस संघ के अनुसार कौन कौन से जीव जंतु आते हैं। ठीक है, ये सब हम देखेंगे। और ना ये कंटेंट सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड है, बल्कि एनसीईआरटी के अलावा और भी अदर स्टैंडर्ड बुक है, उनका ये सारा कंटेंट हमें मिक्स किया है। तो आइए बिना कुछ देरी किए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। ठीक है, ये ना सिर्फ पीपीटी यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं इसमें, बल्कि लेंथी कंटेंट है थोड़ा, मैं मानती हूँ, बट ये कंटेंट आपको बोर्ड एग्जाम में लिखने और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ने में सहायता देता है। ठीक है, तो आइए बिना कुछ देरी किए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं, प्राणी जगत यानी कि एनिमल किंगडम। पिछला हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अध्याय 3 में क्या क्या देखा है, वो भी देखना। ठीक है, पिछला हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमारा अध्याय 3 क्या क्या है। स्टार्टिंग से देख लेते हैं कि हमने पहले अध्याय में क्या देखा है। हमारा अध्याय 1 क्या था, तो हमारा अध्याय 1 था जीव जगत, जीव जगत द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, ये देख लिया था। अब इसमें क्या देखा था हमने, जीव क्या है, जीवित जीव की परिभाषा देख ली थी, जीवित जीव की विशेषताएं देख ली थी, जीवित जीवों का वर्गीकरण देख लिया था। ठीक है, ये सिर्फ परिचय के लिए था जीव जगत। देन इसके बाद हमारा जो अध्याय था, अध्याय 2 था हमारा। अध्याय 2 काफी लंबा चला था हमारा। उसमें हमने क्या देखा था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि जीव जगत का वर्गीकरण देखा था। जीव जगत का वर्गीकरण देखा था। इसमें हमने क्या देखा था, पहले सबसे पहले देखे थे हमने 2 जगत प्रणाली। पहले तो देखा था कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों होती है। पहले हमने क्या देखा था कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों होती है। आवश्यकता क्यों, इसका परिचय देख लिया था। देन इसके बाद हमने देखा था फिर 2 जगत अवधारणा। 2 जगत अवधारणा, 2 जगत अवधारणा के बाद हमने देखा था 3 जगत अवधारणा। ये दिया किसने था, सभी को पता है, केरोलस लिनियस ने दिया था। देन जब 3 जगत अवधारणा आई थी हमारी, अवधारणा,
वो किसने दिया था? अर्नस्ट हिकेल ने दिया था। क्या था इसमें? पादप, जंतु एवं प्रोटिस्टा। फिर आए थे कोपलैंड महोदय 4 जगत अवधारणा लेकर। 4 जगत अवधारणा, ये सब नाम याद रखना बेटा कि किस किसने कौन कौन सा जगत दिया था। ठीक है, तो 4 जगत अवधारणा किसने दी थी? कोपलैंड ने। इसमें क्या था इनका पहला जगत कोपलैंड के द्वारा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप एवं जंतु। फिर आए थे हमारे R.H. विटेकर। ठीक है, फिर कौन आए थे? R.H. विटेकर। ये लाए थे 5 जगत अवधारणा। 5 जगत अवधारणा। ठीक है, किसने दिया था? R.H. विटेकर ने दिया था। कब दिया था? 1969 में। ये सभी डेट भी याद रखना। इतना हमने देखा था सेकेंड चैप्टर में। देन उसके बाद फिर थर्ड चैप्टर आ गया था हमारा क्लासिफिकेशन। हमने इसमें देख लिया था कि कौन कौन सा क्लासिफिकेशन है, कौन कौन से समूह है, ये सब देख लिया था। पादप जगत में कौन कौन से समूह आ गए थे, लेकिन वनस्पति जगत में हमने ही उन समूहों को विस्तार से देख लिया है। ठीक है, हर जो समूह है, हर इनका जो वर्ग है वनस्पति जगत का, वो उनके पौधे कैसे होते हैं, पोषण कैसा होता है, उनकी कोशिका संरचना कैसी होती है, उनमें प्रजनन कैसा होता है, उनका आर्थिक और पारिस्थितिकी महत्व कैसा होता है, ये सब हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं तीसरे चैप्टर में। अब आ गया है हमारा फोर्थ चैप्टर। क्या है? अध्याय 4 एनिमल किंगडम। ठीक है, अब इसको बिना कुछ देरी किए हम अपने देखेंगे कि एनिमल किंगडम होता क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि प्राणी जगत आया क्यों है, क्यों इसका वर्गीकरण किया, और इसी प्राणी जगत में कौन कौन से ये आते हैं, जीव आते हैं। तो हमारी जो पृथ्वी होती है, इस पर जीवों की प्रजातियां कितनी है? लगभग 1.5 मिलियन, यानी कि लगभग 15 लाख तो इसमें प्रजातियां मिलती है। लगभग इसमें 15 लाख प्रजातियां मिलती है। ठीक है, प्रजातियां से भी अधिक पाई जाती है, यानी कि केवल जंतुओं की जो प्रजातियां होती है ओवरऑल पूरी पृथ्वी पर कितनी पाई जाती है? 1.5 मिलियन। पूरी पृथ्वी पर जीवों की यानी कि प्रजातियां कितनी पाई जाती है? वनस्पति, पौधे, जंतु, प्रोटिस्टा, मोनेरा, बैक्टीरिया, इन सभी को लेकर कितनी प्रजातियां हैं? ओवरऑल 7 से 8 लाख प्रजातियां मिलती है। ठीक है, कुछ इतने सूक्ष्म है कि हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, यानी कि हमारी खुली आंखों से हम नहीं देख सकते हैं, और कुछ इतने बड़े कि महासागरों को हिला देते हैं, जैसे कि ब्लू व्हेल। हमारी जो पृथ्वी है उस पर जीवों की विविधता भी बहुत ज्यादा होती है। कितनी कि कुछ तो कितने होते हैं, कुछ कितने छोटे होते हैं कि हमें आंखों से दिखाई भी नहीं देते हैं, सूक्ष्म होते हैं जिन्हें हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, लेकिन कुछ इतने बड़े होते हैं कि वो महासागरों को भी छोटा कर देते हैं, यानी कि उनके रहने के लिए महासागर भी छोटे पड़ जाते हैं, जैसे कि ब्लू व्हेल। इन जीवों की इतनी अधिक विविधता को समझने और पढ़ने के लिए वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण किया। ये जो इतने सारे जो जीव है, इनकी विविधता को समझने के लिए ही वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण दिया है। पहले तो जीवों की यानी कि जितने भी पृथ्वी पर जीव रहते हैं, पादप, जंतु, जितने भी प्रकार के, पहले उनका क्लासिफिकेशन किया। फिर अलग अलग 5 उन्होंने वर्ग बनाए, उनके भी अध्ययन में उन्हें कठिनाई आई, तो फिर एक वर्ग बनाया, उसके भी कई वर्ग बनाए, जैसे कि वनस्पति जगत के कई वर्ग बनाए उन्होंने, कौन कौन से पौधे किस समूह में रखने हैं। वैसे ही जंतु जगत में भी वैसा ही किया है उन्होंने, एनिमल किंगडम में भी वैसा ही किया है कि पहले एक जंतु जगत बना दिया। कैसा? यूकेरियोटिक कोशिका, यूकेरियोटिक प्रकार की उनमें कोशिका होती है, मल्टीसेलुलर होते हैं, यानी कि बहुकोशिकीय वो जीव होते हैं, परपोषी होते हैं, पोषण के लिए दूसरों पर आधारित होते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी भी विविधता को समझने के लिए, आसान करने के लिए इनमें भी वर्गीकरण प्रणाली दी है। इस वर्गीकरण से हमें समझ में आता है कि कौन से जीव एक दूसरे से कैसे संबंधित होते हैं। वर्गीकरण भी दिया है उन्होंने, तो एक दूसरे से इंटरलिंक करते हुए दिया है कि कौन सा जीव किससे संबंध रखता है। देखते हैं कि वर्गीकरण प्रणाली क्या कहती है। वर्गीकरण की सबसे पहले देखते हैं कि आवश्यकता क्यों है। आज हम सिर्फ इसका परिचय देखेंगे,
कल से हम ये क्लासेस स्टार्ट करेंगे जंतु जगत की। आज परिचय में देखेंगे कि हमें पढ़ना क्या क्या है। हम पहले सिलेबस भी देखेंगे इसका। वर्गीकरण की फिर आवश्यकता क्या होती है, क्योंकि जीवों की पहचान और अध्ययन आसान हो जाता है। जीवों की जो पहचान होती है और अध्ययन को आसान करने के लिए उन्होंने वर्गीकरण प्रणाली लेकर आए। जीवों की पहचान, जीवों की पहचान और अध्ययन को आसान बनाने के लिए, इनके अध्ययन को आसान बनाने के लिए इन्होंने वर्गीकरण लेकर आए सभी वैज्ञानिक। समान विशेषता वाले जीव को एक समूह में रखा जाता है, यानी कि समान विशेषता वाले जो जीव होते हैं उनको एक समूह में रखा जाता है। इनकी ये नियम होते हैं कि जीवों की पहचान और अध्ययन आसान हो जाए, इसलिए ये वर्गीकरण करते हैं। लेकिन वर्गीकरण भी ऐसा करते हैं कि समान विशेषता वाले जो जीव होते हैं उनको एक वर्ग में रखा जाता है, यानी कि एक समूह में रखा जाता है। यह इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप दिखाने में मदद करते हैं, यानी कि ये विकासात्मक संबंध रखने में मदद भी करते हैं। यानी कि इनका विकासात्मक संबंध होता क्या है वो भी ये दिखाने में मदद करते हैं। नई प्रजातियों की पहचान और नेमिंग में सुविधा होती है, यानी कि जब हम हर जीव को अलग अलग भागों में वर्गीकृत कर देते हैं तो नई प्रजाति और उनका जो नामकरण होता है, नोमेनक्लेचर देखा था हमने कि नामकरण पद्धति क्या होती है। वंश और जाति के आधार पर उनके नाम रखे जाते हैं। एक वैज्ञानिक यानी कि एक यूनिवर्सल उनका नाम रख दिया जाता है, क्योंकि हर जंतु या फिर हर पौधे को हर राज्य हर देश में अलग अलग नाम से जाना जाता है। उनका अपना एक स्थानीय नाम अलग होता है, इसी कारण उनके अध्ययन में परेशानी होती है। तो अध्ययन को आसान बनाने के लिए उन्होंने एक यूनिवर्सल नाम रखा है। ठीक है, जैसे कि हमारे 10th की मार्कशीट में हमारा रियल नाम होता है, वैसे घर पे हमें कोई कुछ भी बोले उनसे हमें फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमारा जो एक यूनिवर्सल नाम होता है 10th की मार्कशीट में, जो 10th की मार्कशीट में हमारा नाम रहता है वही सभी दूर होता है। उसी प्रकार वैज्ञानिकों ने भी इनके नामकरण पद्धति दी है कि जो हमने नाम रख दिया वही पूरे यूनिवर्स में रहेगा, यानी कि पूरी पृथ्वी पर वही नाम रहेगा। बाकी हम किसी शहर में किसी को क्या बोलते हैं, किसी राज्य में किसी एक विशेष जाति प्रजाति को हम क्या बोलते हैं, प्रजाति के जीव को हम क्या बोलते हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इनका एक वैज्ञानिक नाम होना जरूरी होता है अध्ययन के लिए, ताकि कोई कंफ्यूजन और भ्रम पैदा न हो। वर्गीकरण का जो आधार होता है वो देखते हैं कि जीवों को किस आधार पर वर्गीकृत किया है हमने। अब प्राणी जगत में वर्गीकरण का आधार देखते हैं कि इन्होंने वर्गीकरण कैसे किया है। हमारी पृथ्वी पर लाखों प्रकार के जीव पाए जाते हैं, यानी कि अनगिनत तो हमारी पृथ्वी पर जीव पाए जाते हैं, लाखों प्रकार के। वो भी जो 15 लाख प्रजातियां हैं उनमें कितने जीव है वो अभी तक पता नहीं है, लेकिन वो ज्ञात प्रजातियां हैं 15 लाख कि जिनको हमने ज्ञात कर लिया है कि इतने प्रकार के जीव हमने खोज लिए हैं। बाकी और कितने अनगिनत जीव है हमें भी पता नहीं है। कुछ इतने छोटे कि नंगी आंखों से दिखाई भी नहीं देते हैं, जैसे कि अमीबा, और कुछ इतने बड़े कि पूरा समुद्र उनका घर है, जैसे कि ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल एक इतना बड़ा जीव है कि वो महासागर भी उनके लिए छोटा पड़ जाता है। देन कुछ तो इतने छोटे कि हमें अपनी आंखों से दिखाई भी नहीं देते, उनको देखने के लिए भी माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। अब अगर इतने सारे जीवों को बिना किसी नियम या वर्ग में रखे पड़े तो हमें भी भ्रम हो जाएगा, हमें भी तो कंफ्यूजन पैदा होगा। यदि हम इतने सारे जीवों को एक साथ रखेंगे और एक साथ पढ़ेंगे तो हमें भी पता नहीं चलेगा कि कौन से एक कोशिकी है और कौन से बहुकोशिकी है, क्योंकि जीवों में भी तो एक कोशिकी और बहुकोशिकी जीव आते हैं। कौन किससे मिलता है, कौन किससे अलग है, ये भी हमें पता नहीं चलेगा यदि हम वर्गीकरण लेकर ही नहीं आएंगे। तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन किससे अलग होता है और कौन किससे मिलता है, यानी कि कौन सी प्रजातियां किससे सिमिलरिटी होती है और किससे अलग होती है। इसी कारण वैज्ञानिकों ने सभी जीवों को उनकी संरचना, शरीर की बनावट, उनका डेवलपमेंट और अंगों की विशेषता, यानी कि ऑर्गन इनके जो फीचर होते हैं के आधार पर वर्गीकृत किया। अब वर्गीकरण किन आधार पर किया उन्होंने, इनके शरीर की संरचना के आधार पर वर्गीकरण किया है। शरीर की संरचना हो गई, उसके बाद शरीर की बनावट कैसी होती है। पहले तो उनका स्ट्रक्चर कैसा है कि वो एक कोशिकी है या बहुकोशिकी है,
इनके साथ हो गया। उनमें कौन सी कोशिका का प्रकार मिलता है, केंद्रक होता है या नहीं होता है, वो भी उन्होंने देखा, इसके आधार पर उन्होंने वर्गीकरण किया। देन उसके बाद उनके शरीर की बनावट कैसी होती है, क्या उनमें हड्डियां होती है या फिर नहीं होती है, क्या उनमें वर्टिब्रल कॉलम होता है या नहीं होता है, क्या वो मैमल्स होते हैं या नहीं होते हैं, इनके आधार पर उन्होंने वर्गीकरण किया। क्या वो कार्डियो प्रकार के समूह में आते हैं या फिर नॉन कार्डिक में आते हैं, ये सब इन्होंने देखकर वर्गीकरण किया है। फिर इनका विकास कब हुआ है, कौन से जीवों का कौन से युग में उनका विकास हुआ है, उसके आधार पर भी उन्होंने वर्गीकरण किया है। देन और अंगों की जो विशेषताएं होती है, उनके अंगों की जो विशेषताएं होती है, उनके आधार पर भी उन्होंने वर्गीकरण किया है। यही वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल यानी कि प्राणियों का वर्गीकरण कहलाता है। ये जो वर्गीकरण है, इनके शरीर की संरचना, कोशिका संरचना, शरीर की बनावट, देन उनका विकास और शरीर के अंगों की विशेषता के आधार पर उन्होंने वर्गीकरण किया है, और यही वर्गीकरण एनिमल क्लासिफिकेशन कहलाता है। अब देखते हैं वर्गीकरण क्यों जरूरी है, ताकि हम जीवों को आसानी से पहचान सके, इसलिए हमारा वर्गीकरण इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्लासिफिकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। समान लक्षणों वाले जो जीव होते हैं एक समूह में रख सके, यानी कि दो जीव हो गए, उनके समान लक्षण दिखाई देते हैं तो उनको एक समूह में रख लिया, समान लक्षणों वाले जीवों को एक समूह में रख सकते हैं। विकास क्रम यानी कि कौन से जीवों का विकास कब हुआ, ये हम समझने के लिए हमें आसानी हो जाती है, विकास क्रम को समझने में हमें आसानी होती है, इसलिए भी क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। जीवों के अध्ययन को सरल बनाया जा सके, यानी कि हम जीवों का अध्ययन सरल रूप से कर सके, इसलिए हमें क्लासिफिकेशन की आवश्यकता होती है। देन नई प्रजाति की पहचान में सहायता मिल सके, कौन कौन सी नई प्रजातियां उत्पन्न हो रही है, उनको पहचानने में भी हमें सहायता मिल जाती है जब हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं, इसलिए क्लासिफिकेशन जरूरी है। अब पहला क्लासिफिकेशन क्या होता है, संगठन का स्तर। कि जीवों का जो क्लासिफिकेशन है, पहला क्या है, संगठन का स्तर। हर जीव का शरीर अलग स्तर, हर जीव का जो शरीर है वो अलग स्तर की जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी को दर्शाता है। ठीक है, हर जीव की जो विशेषता होती है, यानी कि उसका जो संगठन होता है वो जटिलता को दर्शाता है। यानी कोई जीव केवल कोशिकाओं से बना होता है, कुछ जीव तो केवल कोशिकाओं से ही मिलकर बने हुए थे, ना तो उनमें टिश्यू होते हैं और ना ही मसल्स होती है, न ही कोई ऑर्गन होते हैं उनमें। ठीक है, कोई ऑर्गन भी नहीं होते हैं, कोई टिश्यू भी नहीं होते हैं, कोई हड्डियां नहीं होती है, कोई मसल्स नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो जीव होते हैं क्योंकि सिर्फ कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं, ये भी इनकी जटिलता होती है। तो कोई सिर्फ ऊतकों या फिर अंगों और संपूर्ण अंग प्रणाली यानी कि ऑर्गन सिस्टम से बनते हैं, इनके भी 4 स्तर होते हैं। संगठन का जो स्तर है होता है उसके भी 4 स्तर होते हैं। कौन कौन सा, कुछ तो सिर्फ कोशिका से बना है, कुछ जीव किनसे बने हैं, सिर्फ कोशिका से बने हैं, कुछ जीव सिर्फ ऊतकों से बने हैं यानी कि टिश्यू से बने हैं, ऊतकों से बने हैं, कुछ केवल अंगों से बने हैं, कुछ एक अंग आ जाए तो वो जीव हो गया है, कुछ संपूर्ण अंग प्रणाली यानी कि कुछ तंत्र से बने हैं। अंगों से मिलकर क्या बनता है, तंत्र बनता है। ये क्या हो गया आज, अंगों से मिलकर क्या बनता है, तंत्र बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, कोशिकाएं बनती है, जैसे कि ये कोई कोशिकाएं हैं, एक कोशिका मिलती है, सिर्फ एक ही कोशिका बनती है, जब अनेक कोशिकाएं मिल जाती है, ये हमारी कोशिका हो गई। इस साइड आ जाती हूँ। ठीक है, जीवों का निर्माण कैसे होता है, सबसे पहले तो कोशिका बन जाती है हमारी, ये कोशिका हो गई। जब अनेक कोशिकाएं मिलती है तो क्या बनता है, एक टिश्यू बनता है, ऊतक बनता है। जब बहुत सारे ऊतक बनते हैं, ऊतक मिलते हैं तो क्या बनाता है, एक अंग बनाता है। बहुत सारे ऊतक जब मिलते हैं तो वो अंग का निर्माण करते हैं, और अंगों से मिलकर क्या बनता है, एक शरीर बनता है। ठीक है, तंत्र यानी कि अंगों से मिलकर एक तंत्र बनता है, और तंत्र से मिलकर जैसे कि हमारा संवेदांग, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उनमें कौन कौन, श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं, कुछ अंगों से मिलकर एक तंत्र बनता है। तंत्रिका तंत्र जिसमें तंत्रिकाएं मिलती है, हमारा नर्वस सिस्टम। परिसंचरण तंत्र
ठीक है, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, ये सब इतने जो तंत्र होते हैं, उत्सर्जन तंत्र, ये सब हमने पढ़े भी है, देखे भी है, समझे भी है। ठीक है, अनेक अंगों से मिलकर एक तंत्र बनता है, आया समझ में। फिर तंत्र से मिलकर एक पूरा शरीर बनता है, शरीर यानी कि एक जीव बनता है, आया समझ में। ऐसे हमारा विकास होता रहता है। ठीक है, लेकिन इसके भी 4 स्तर होते हैं। कुछ जो जीव होते हैं सिर्फ कोशिका होती है जिनमें, वो भी जीव होते हैं। कुछ में सिर्फ कोशिका होती है, कुछ में सिर्फ ऊतक होते हैं, कुछ में सिर्फ अंग होते हैं, और किसी में सिर्फ तंत्र होते हैं। ठीक है, और उन्हीं तंत्र से मिलकर हमारी एक बॉडी का निर्माण हो जाता है। अब देखते हैं संगठन का स्तर, विशेषता और उदाहरण। ये 4 प्रकार के होते हैं, चारों प्रकार हम देखेंगे। पहला स्तर क्या है इसका? कोशिकीय स्तर, यानी कि सेलुलर लेवल, जो सिर्फ कोशिका से मिलकर बने हुए होते हैं। शरीर केवल कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है, कोशिकाएं अलग अलग काम करती है, ऊतक नहीं बनते हैं इनमें। ठीक है, प्रत्येक जो कोशिका होती है वो अपनी अपनी एक विशेषता रखती है। कोशिकीय स्तर में क्या होता है कि शरीर केवल कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। इन जीवों का जो शरीर है केवल कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। प्रत्येक कोशिका अपनी एक विशेषता रखती है, यानी कि एक कोशिका अपना एक कार्य करने में समर्थ होती है। कोशिकाएं जो होती है, प्रत्येक कोशिकाएं अलग अलग काम करती है, लेकिन ऊतक नहीं बनते हैं। जो कोशिकीय स्तर होता है जीवों का, सेल्यूलर जो लेवल होता है, उनमें सिर्फ कोशिकाओं से ही उनका शरीर होता है और प्रत्येक कोशिका अलग अलग कार्य करने में सक्षम होती है, लेकिन ऊतक नहीं बनते हैं उनमें। उदाहरण कौन सा? जो पोरीफेरा जो संघ होता है, स्पंज प्रकार के जो जीव होते हैं, उनमें कभी भी कोशिकाएं होती है लेकिन ऊतक नहीं होते हैं। उनमें जो प्रत्येक कोशिकाएं होती है वो हर कोशिका अपना एक कार्य करने में समर्थ होती है। ऊतक स्तर क्या होता है इनका? टिश्यू लेवल, दूसरा विभाजन यानी कि दूसरा स्तर देखते हैं ऊतक स्तर, यानी कि इनका टिश्यू लेवल क्या होता है? कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाते हैं। धीरे धीरे जीवों का विकास हुआ, पहले तो कोशिकाएं सारा काम करती है, लेकिन कोशिकाओं ने सोचा कि क्यों ना हम मिलकर एक नया अंग बना लेते हैं, एक नया ऊतक बना लेते हैं, एक नई संरचना बनाई है। कोशिकाओं ने मिलकर एक नया ऊतक बनाया जो विशेष कार्य करते हैं। ठीक है, हर जो ऊतक होता है वो सिर्फ एक विशेष कार्य करने के लिए समर्थ होता है। ठीक है, कौन सा? कैनिडेरिया, ये तो हो गया स्नीडेरिया या फिर क्नीडेरिया। हाइड्रा और जेलीफिश, उदाहरण के लिए जो स्नीडेरिया समूह होता है उसमें कौन कौन से उदाहरण आते हैं? पहला तो आता है हाइड्रा और दूसरा आता है जेलीफिश। फिर इनका अंग स्तर कैसा होता है ये भी देखते हैं। अंग स्तर यानी कि ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल में क्या आएगा? ऊतक मिलकर एक अंग बनाते हैं, जैसे कि पाचन अंग। ठीक है, ये जो ऊतक होते हैं ये ऊतक मिलकर एक अंग बना लेते हैं। पहले सिर्फ कोशिकाओं से शरीर बनता था, फिर कोशिकाओं ने सोचा कि एक नई संरचना बनाते हैं सभी मिलकर, फिर उन्होंने सभी ने समझौता किया, मिलजुल कर एक नई संरचना बना ली जिसे हमने नाम दिया ऊतक। अब फिर ऊतकों ने सोचा, क्योंकि कोशिकाएं तो आगे निकल गई हमसे, वो हमें ही बनाने लगी, क्यों ना हम एक नई संरचना बनाते हैं। फिर ऊतक ने सोचा, ऊतक सभी ऊतक मिल गए तो एक उन्होंने भी एक नया ऑर्गन बना दिया, अंग बना दिया, जैसे कि हमारा पाचन अंग। कौन कौन से आते हैं? प्लेटी हेलमिन्थस, ये समूह होता है जीवों का जो ऊतक से अंग बनाते हैं, वो कौन से होते हैं? प्लेटी हेलमिन्थस। ठीक है, कौन कौन से? टेप वॉर्म, ये यहां पर आ गया, ये इसी का उदाहरण है। प्लेटी हेलमिन्थस यानी कि टेप वॉर्म। ठीक है, ये हो गया। फिर अंग प्रणाली स्तर, अब ऊतक तक तो आ गए हम, अंग स्तर तक भी आ गए, फिर आगे हमारा अंग प्रणाली स्तर, यानी कि बहुत सारे अंग मिलकर एक तंत्र बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल, ये उसी का इंग्लिश है। विभिन्न अंग मिलकर एक प्रणाली बनाते हैं। प्रणाली यानी कि एक सिस्टम बनाते हैं, एक तंत्र बनाते हैं, जैसे कि पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में भी अंग आते हैं, कौन कौन से? हमारी मुख से लेकर गुदा तक नलिकानुमा संरचना, उसमें कितने अंग आ जाते हैं? हमारी जबान आती है, हमारा ट्रेकिया आता है, हमारी इसोफेगस आती है, इसोफेगस के बाद हमारा स्टमक आता है, हमारा लीवर आता है, पेनक्रियाज आता है, लार्ज इंटेस्टाइन आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, डेनस आता है। ये सभी संरचनाएं मिलकर, इतने अंग मिलकर एक अंग प्रणाली सिस्टम यानी कि एक अंग तंत्र बनाते हैं, जैसे कि पाचन तंत्र और परिसंचरण तंत्र।
ठीक है, ये हो गया। अंग प्रणाली स्तर यानी कि ऑर्गन सिस्टम लेवल मिलकर क्या बनाते हैं, एक तंत्र बनाते हैं। एनेलिडा से लेकर ह्यूमन तक जो एनेलिडा प्रकार का समूह होता है उसमें भी तंत्र होता है, उसमें भी पाचन तंत्र होता है, उसमें भी परिसंचरण तंत्र होता है, उसमें भी उत्सर्जन तंत्र होता है, जैसा कि हमारे मनुष्यों में होता है। ठीक है, ह्यूमन से लेकर या फिर एनेलिडा से लेकर ह्यूमन तक उनमें अंग तंत्र प्रणाली चलती है। ध्यान दें, ये ध्यान देने वाली योग्य बात है कि जितना संगठन स्तर जटिल होता है जीव उतना ही विकसित होता है। ठीक है, उनमें जो संगठन का स्तर होता है यानी कि जितनी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, कॉम्प्लेक्स यानी कि जितनी कॉम्प्लिकेट होता है उतना ही वो विकसित यानी कि एडवांस होता है। अब शरीर की सम्मिति, पहला तो हो गया संगठन का स्तर, दूसरा हो गया शरीर की सम्मिति। सम्मिति मतलब अगर किसी जीव को शरीर को एक रेखा से दो भागों में बांटे तो क्या दोनों भाग एक जैसे होंगे, यानी कि सिमेट्री के आधार पर इनका वर्गीकरण किया है। पहला, इसमें भी प्रकार, विवरण और उदाहरण कि यदि किसी जीव को हम दो भागों में डिवाइड कर दे तो क्या वो समान आकार में ही डिवाइड हो पाएंगे, वैसा वो बताना चाहते हैं। वो भी तीन प्रकार के होते हैं शरीर की सम्मिति भी। पहली क्या होती है हमारी असम्मिति यानी कि असिमेट्रिकल प्रकार के जो जीव होते हैं, कौन कौन से होते हैं, शरीर को किसी भी दिशा में बांटने पर समान भाग नहीं बनते हैं, यानी कि कोई जीव ही ऐसा है, कोई कोशिका ऐसी होती है या फिर कोई कोशिकाओं से मिलकर ही एक जीव बनता है, हम ऑटोमेटिकली ऐसे तो उत्पन्न नहीं हो गए हैं। अब यदि किसी को ऐसे कर दिया, यहां से काट दिया या यहां से काट दिया, लेकिन इसके जो भाग होंगे वो बराबर नहीं होंगे। ठीक है, इसे बोलते हैं असिमेट्रिक सम्मिति यानी कि असम्मिति यानी कि असिमेट्रिकल प्रकार के जीव हो गए। कौन कौन से, शरीर को किसी भी दिशा में बांटने पर वो समान भाग नहीं बनते हैं, उनको किसी भी दिशा में बांट दो, उनको वर्टिकल बांट दो उसके शरीर को या फिर हॉरिजॉन्टल बांट दो, लेकिन फिर भी वो बराबर नहीं आते हैं, वो बोलते हैं असिमेट्री। कौन कौन से, जैसे कि अमीबा। अब अमीबा की संरचना ही अजीबोगरीब होती है, कुछ ऐसा होता है तो कुछ इस प्रकार का हो जाता है, ये अमीबा की संरचना ही ऐसी होती है। और दूसरा हो स्पॉन्जेस यानी कि स्पॉन्जेस और अमीबा, ये दोनों ऐसे जीव होते हैं जिनको किसी भी दिशा में इनके शरीर को बांटने पर इनमें बराबर भाग कभी भी नहीं मिलते हैं, तो क्या हो गए, वो एसिमेट्रिकल यानी कि असम्मिति प्रकार के जीव हो गए। दूसरा क्या है, किरणीय सम्मिति यानी कि रेडियल सिमेट्री। अब ये रेडियल सिमेट्री क्या होती है, शरीर को केंद्र से गुजरती किसी भी ऊर्ध्वाधर रेखा को दो समान भागों में बांटा जा सकता है, यानी कि कोई किसी का शरीर है कि जैसे कि हाइड्रा हो गया, जेलीफिश हो गया, उनका जो सेंटर होता है उसमें ऊर्ध्वाधर यदि डिवाइड किया जाए, उन्हें वर्टिकल यदि डिवाइड किया जाएगा तो ऊर्ध्वाधर रेखा से दो समान भागों में बांटा जा सकता है। उनके सेंटर से यदि वर्टिकल कॉलम में यानी कि वर्टिबल पार्ट में यदि उन्हें काटा जाएगा, उन्हें बांटा जाएगा तो उनके समान भाग निकल जाएंगे, लेकिन कोणीय रूप में। ठीक है, उदाहरण के लिए कौन से, हाइड्रा, स्टारफिश और जेलीफिश, उनके सेंटर से उन्हें वर्टिकल यानी कि वर्टिकल काटा तो जाता है, वर्टिकल डिवाइड तो किया जाता है, लेकिन उनमें भी कोणीय प्रकार की सिमेट्री मिलती है। कैसे, जैसे कि शरीर को केंद्र से गुजरती किसी भी ऊर्ध्वाधर रेखा यानी कि उनके सेंटर से गुजरती कोई भी वर्टिकल लाइन को यदि हम डिवाइड करेंगे तो शरीर को दो समान भागों में उन्हें बांटा जा सकता है, लेकिन कोणीय रूप से, जैसे कि उनका जो शरीर होता है ऐसे होता है, ऐसे, ये स्टारफिश हो गई, कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है हमें। ये रही स्टारफिश। अब इसको यदि इसका जो सेंटर से गुजरती हुई वर्टिकल लाइन है इसको यदि काटते हैं तो ये दो बराबर भागों में बढ़ जाती है, लेकिन इसका जो शरीर की जो संरचना होती है वो होती है कोणीय प्रकार की होती है, इसलिए इसे बोलते हैं कोणीय सम्मिति यानी कि रेडियल सिमेट्री कहा जाता है। अब द्विपार्श्वीय सम्मिति यानी कि बाइलेटरल सिमेट्री, शरीर को केवल एक मध्य तल से दो समान भागों में बांटा जाता है, दाएं और बाएं। ठीक है, जैसे कि शरीर का ये कोई मिडिल स्टेज होता, ये मिडिल बेस है इसका, इसको केवल यहीं से दो भागों में बांटा जाता है, ये तो हो गया दायां और ये हो गया बायां। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने बांटा जाता है। तो कौन सा, द्विपार्श्वीय सम्मिति यानी कि शरीर को मध्य तल से
दो भागों में बांटना, उसके बीच सेंटर से ही दो भागों में डिवाइड करना, द्विपार्श्विक सममिति यानी कि बायलैटरल सिमेट्री प्रकार के जीव होते हैं। कौन कौन से? एक तो ह्यूमन आ गया, अर्थवॉर्म और इंसेक्ट, कीट आ गए, अर्थवॉर्म आ गए और ह्यूमन आ गए। जैसे कि ये हमारा बीच सेंटर है, यहीं से ही हम दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक हमारा दायां हो जाता है और एक बायां भाग हो जाता है। ठीक है, ये तो हो गई सिमेट्री तीन प्रकार की। अब बायलैटरल सिमेट्री वाले जीव तेजी से गति कर सकते हैं और अधिक विकसित होते हैं। जैसे कि मनुष्य, वो अधिक विकसित है, कीट होते हैं वो भी अधिक विकसित है। बायलैटरल सिमेट्री वाले जितने भी जीव होते हैं वो गति भी अत्यधिक करते हैं और विकसित भी अधिक होते हैं, यानी कि एडवांस भी अधिक है और उनमें जो लोकोमोशन होता है वो भी अधिक होता है। तो ये हो गई इनकी सिमेट्री। अब अंकुरण जो करते हो गए, पहले हमने संगठन का स्तर देखा, फिर शरीर की सिमेट्री देखी, अब तीसरा आ गया हमारा अंकुरण या फिर परतें। जर्म लेयर कौन कौन सी होती है? भ्रूण के विकास के दौरान बनने वाली परतों को अंकुर परतें कहते हैं। सबसे पहले कि अंकुर परतें होती क्या है? भ्रूण के विकास यानी कि कोई इम्ब्रियो हो गया, इम्ब्रियो का जो विकास होता है माता के गर्भ में, उसके दौरान बनने वाली परतों को अंकुरण परतें कहते हैं। ठीक है, इनसे ही शरीर के सभी ऊतक अंग विकसित होते हैं। ये जो इम्ब्रियो बनता है गर्भ में, उस इम्ब्रियो की जो लेयर होती है उसका धीरे धीरे विकास होता है और उसकी जो लेयर होती है उसी से क्या बनते हैं? कोशिका होती है वो, तो उसी कोशिका का विकास यानी कि उसकी जो जर्म लेयर होती है, उसी जर्म लेयर को धीरे 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 एक टिश्यू बनाती है वही जर्म लेयर, और वही टिश्यू एक अंग का निर्माण करते हैं और वही ढेर सारे अंग मिलकर एक अंग तंत्र बनाते हैं और सभी अंग तंत्र मिलकर एक शरीर का यानी कि एक नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। प्रकार देखते हैं इसमें अंकुरण परतों में। पहला प्रकार क्या होता है, परतें क्या होती है, विवरण क्या होता है और कौन कौन से उदाहरण आते हैं। ठीक है, अब द्विपर्ती पहली जो परत होती है, पहला प्रकार क्या होता है? द्विपर्ती प्रकार के जीव होते हैं, यानी कि अंकुरण जो परतें होती है, पहली परत क्या है? द्विपर्ती। द्विपर्ती नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें दो परत होती है। पहली तो एक्टोडर्म होती है, ये जो बाहरी परत होती है, एक्टो यानी कि बाहरी, एंडो यानी कि भीतरी परत। ठीक है, फिर शरीर में होती है दो परतें होती है, पहली तो एंडोडर्म और दूसरी एक्टोडर्म। जो एंडोडर्म परत होती है वो कहां पर मिलती है? शरीर के अंदर। एक्टोडर्म मिलती है वो शरीर के बाहर मिलती है। मीसोजेला नामक जेली जैसी शरीर में परत बीच में होती है। ठीक है, आए समझ में? मीसोजेला नामक प्रकार के जो जीव होते हैं उनमें दो परतें मिलती है, यानी कि द्विपार्थी वो जीव होते हैं। उनमें परत भी कैसी होती है? जेली जैसी जैसी शरीर में परत बीच में होती है। ठीक है, ये इसी का है, मैं कंफ्यूजन हो गई थी। इसमें दो परतें मिलती है, तो मीसो यानी कि मेसोजेला नामक जो मेसोजेलिया नामक जो जीव होता है उसमें परत कैसी मिलती है? जेली जैसी मिलती है, एक इस साइड और एक इस साइड, यानी कि एक अंदर और एक बाहर मिलती है। उदाहरण के लिए स्नेडेरिया यानी कि हाइड्रा, स्नेडेरिया समूह होता है, उसमें कौन सा जीव आता है? हाइड्रा आता है। ठीक है, फिर आ गई है त्रिपर्ती यानी कि तीन परत होती है। इसमें तीन परत होती है, पहली होती है एक्टोडर्म, दूसरी होती है मीजोडर्म जो बीच में होती है, और तीसरी होती है एंडोडर्म जो लास्ट में मिलती है। ठीक है, क्या हो गई? मीसोडर्म में मांसपेशियां होती है, जो बीच में होती है उसमें क्या होता है? मीसोडर्म में कौन सी? मांसपेशियां होती है, यानी कि हमारी मसल्स होती हैं, रक्त वाहिनियां और कॉलम बनता है। मीसोडर्म में क्या होती है? मसल्स होती है, उन मसल्स में रक्त वाहिनियां और कॉलम बनता है। कौन सा? प्लेटी हेलमिन्थस ये समूह होता है। इस समूह से लेकर मनुष्य तक जितने भी जीव आते हैं, प्लेटी हेलमिन्थस से ह्यूमन तक जितने भी जीव आते हैं वो किस में आते हैं? त्रिपर्ती, यानी कि उनका जो इम्ब्रियो होता है, एक ह्यूमन का भी इम्ब्रियो होता है, वो तीन परतों में विकसित होता है। और वही तीन परतें, पहली परत क्या बनाती है? त्वचा बनाती है, दूसरी परत क्या बनाती है? बीच वाली मसल्स बनाती है, और जो लास्ट वाली जो परत होती है वो रक्त वाहिनियां बनाती है। तीसरी परत जो मीसोडर्म होती का होना विकास की दिशा में बहुत बड़ी प्रगति होती है, यानी कि जिन जीवों में तीसरी परत मिलती है, जैसे कि मनुष्य में मिलती है तीसरी परत,
वही तीसरी परत मिलना यानी कि मेसोडर्म जो परत होती है वो मिलना विकास का एक सबसे बड़ा बदलाव कहलाता है, यानी कि विकास की सबसे बड़ी प्रगति कहलाती है। तो एक बार और देख लेते हैं कि कौन कौन सी इसमें परतें मिलती है। अंकुरण परतों में यानी कि जर्म लेयर होती क्या है, भ्रूण के समय विकसित होने वाली जो परतें होती है। जब इम्ब्रियो काल होता है, कोई बच्चा माता के गर्भ में होता है, इम्ब्रियो होता है, उसमें जो परतें होती है उन्हीं परतों से उसका विकास होता है और वही विकास अंकुरण परतें यानी कि जर्म लेयर कहलाता है। और उसी को 3 स्तर में डिवाइड किया गया है। पहली क्या हो गई, द्विपर्ती, 2 भागों में डिवाइड किया है इसे। द्विपर्ती पहला प्रकार है, इसमें 2 परतें होती है, एंडोडर्म और एक्टोडर्म। कौन से, हाइड्रा प्रकार के जीव आते हैं, ठीक है। फिर तीसरी जो परत होती है उसमें 3 परतें होती है, त्रिपर्तीय जीव में, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। उदाहरण के लिए कौन, जो मेसोडर्म होती है वो मसल्स का निर्माण करती है, रक्तवाहिनियों का निर्माण करती है, त्वचा का निर्माण करती है और कोलम बनाती है। उसके बाद पहली प्लेटी हेलमिंथस से लेकर मनुष्य तक जितने भी जीव आते हैं वो सभी किसमें आते हैं, मेसोडर्म में, ठीक है। और मेसोडर्म का होना विकास की एक बहुत बड़ी प्रगति होती है। इन सभी को हम विस्तार से देखेंगे आज। ये सिर्फ हमारा इंट्रोडक्शन है कि हम पढ़ने वाले क्या क्या है, ठीक है। फिर आगे हम देखेंगे शरीर गुहा, यानी कि इनकी बॉडी कैविटी कैसी होती है। अब जो कोलेन एक प्रकार का द्रव भरी गुहा होती है, यानी कि जो कोलेन होता है वो एक प्रकार का द्रव होता है, लिक्विड भरी गुहा होती है यानी कि कैविटी होती है, जो शरीर की दीवार बनाती है और आंत यानी कि गट के बीच पाई जाती है, ठीक है। शरीर की दीवार और जो आंत होती है उनके बीच में पाई जाने वाली एक संरचना जिसे हम क्या बोलते हैं, कोलम या फिर कैविटी। इसे शरीर के अंदर अंगों के विकास और स्वतंत्र गति के लिए जगह मिलती है। ये जो गुहा होती है, कैविटी होती है, शरीर के अंदर जो अंग होते हैं उनके अंदरूनी भागों में विकास और गति करने के लिए जगह मिल जाती है, ठीक है। अब इसमें भी प्रकार देखते हैं कि जो बॉडी कैविटी होती है उसके भी प्रकार कितने होते हैं, विवरण और उदाहरण तीनों देखेंगे। पहली होती है गुहा शून्य। ये क्या होती है, शरीर में कोई गुहा नहीं होती है, इनका शरीर ठोस होता है, बिल्कुल कोई कैविटी नहीं होती है, कोई अंदरूनी भाग में कोई होल ही नहीं होता है, ठीक है। तो शरीर, इनका पूरा शरीर ठोस होता है। पहली हेलमिंथस यानी कि प्लेनेरिया जो प्रकार का जीव होता है वो बिल्कुल ठोस होता है, उनमें कोई गुहा नहीं होती है, कोई कैविटी नहीं होती है। अब देखते हैं कृत्रिम गुहा। ये कृत्रिम गुहा क्या होती है, गुहा तो होती है पर पूरी तरह मेसोडर्म से घिरी नहीं होती है। इनमें गुहा होती है लेकिन पूरी तरह मेसोडर्म से घिरी हुई नहीं होती है। कौन सी, एस्केलमिंथस यानी कि राउंड डाउन, ठीक है। एस्केलमिंथस गुहा तो होती है लेकिन पूरी तरह मेसोडर्म से घिरी हुई नहीं होती, इनमें पूरी तरीके से मसल्स, रक्तवाहिनियां नहीं होती है। वास्तविक गुहा क्या होती है, जिनमें मेसोडर्म होता ही होता है। वास्तविक कोलेन पूरी तरह से मेसोडर्म से घिरी हुई होती है। वास्तविक गुहा जो होती है वो पूरी तरीके से मसल्स और रक्तवाहिनियों से घिरी हुई होती है और उनमें गति करने के लिए जगह भी मिल जाती है, ठीक है। वो वास्तविक गुहा कहलाती है। रियल कैविटी, एनेलिडा से लेकर ह्यूमन तक। वास्तविक गुहा में कौन आते हैं, एनेलिडा से लेकर ह्यूमन तक। पहली हेलमिंथस से लेकर ह्यूमन तक कौन कौन आते हैं, जिनमें मेसोडर्म पाया जाता है, ठीक है। अंकुरण जो होती है, अंकुरण परत जो होती है, जर्म लेयर जो होती है, उसमें त्रिपर्ती में कौन आते हैं, पहली हेलमिंथस से लेकर ह्यूमन तक। लेकिन जिसमें वास्तविक गुहा पाई जाती है, वास्तविक रियल कैविटी पाई जाती है, वो किनमें पाई जाती है, एनेलिडा से लेकर ह्यूमन तक, जो पूरी तरीके से मसल्स और रक्तवाहिनियों से घिरी हुई मिलती है। ध्यान दें, कोलन का विकास शरीर में जटिल अंगों के लिए स्थान प्रदान करता है, यानी कि शरीर के हमारे जो जटिल तंत्र होते हैं, जैसे कि हमारा पाचन तंत्र सबसे जटिल तंत्र होता है, यदि वो बिगड़ जाए तो मनुष्य भी बिगड़ जाता है, यानी कि उनका जो शरीर की जो रोज उसका जो डेली रूटीन है वो बिगड़ जाता है यदि उसका पाचन तंत्र बिगड़ जाए तो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पाचन तंत्र होता है, जिसका जितना हम इसे स्वच्छ रखेंगे उतना ही हमारे लिए लाभदायक होता है। अगर ये बिगड़ा तो बीमारियों ने अपना घर बनाया, ठीक है। अब देखते हैं खंडन। खंडन क्या होता है, सेगमेंट, शरीर में दोहराए जाने वाले खंड यानी कि सेगमेंट, सेगमेंटेड खंडन। शरीर में दोहराए जाने वाले खंड सेगमेंट होते हैं।
यह बाहरी एक्सटर्नल और आंतरिक दोनों होते हैं। खंडन जो होते हैं वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों होते हैं, यानी कि बाहरी भी होते हैं और आंतरिक भी होते हैं। इसमें भी प्रकार विवरण उदाहरण देखेंगे। बिना खंडन कोई खंडन नहीं होता है, शरीर पूरा एक भाग में, कोई विभाजन ही नहीं होता है। कौन सा आता है इसमें? हाइड्रा और टेपवर्म। ठीक है, अब जो खंडित शरीर होता है, जिनके शरीर में विभाजन होता है, हाइड्रा में कोई विभाजन नहीं होता है और टेपवर्म में भी कोई विभाजन नहीं होता है। शरीर कोई खंडों में बटा होता है, यानी कि जो खंडित प्रकार का जो जीव होता है उनका शरीर कई खंडों में बटा हुआ होता है। हर खंड का कार्य थोड़ा अलग होता है। एक जो शरीर होता है वो हर खंड में बटा हुआ होता है और जो भी खंड होता है, जो भी उसका पार्ट होता है, उसका एक अलग कार्य होता है। ठीक है, अर्थवॉर्म एनेलिडा। ठीक है, सेगमेंटेड जीवों में शरीर की गति और कार्य विभाजन यानी कि स्पेशलाइजेशन को अधिक प्रभावित करता है, यानी कि जो खंडन होता है वो जीवों के शरीर की गति, उनके कार्य और उनकी विशेषता को अधिक प्रभावित करता है। आप देखेंगे कि नोटोकार्डी की उपस्थिति होती है कि नहीं होती है। ये सिर्फ आज इंट्रोडक्शन देखा है हमने, पूरा पढ़ा नहीं है, पूरा जंतु जगत नहीं है। इस जंतु जगत की लगभग 10 से 15 क्लासेस होने वाली है। मिनिमम बोल रही हूं मैं कि 12 से 13 क्लासेस में ये खत्म हो जाएगा और मैक्सिमम इसकी 15 से 17 क्लासेस चली जाएंगी। ठीक है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ये 10 से 12 क्लासेस में पूरा कंप्लीट हो जाए। ये आज सिर्फ सिलेबस है, देख लेना कि सिलेबस इतना लंबा है, सिर्फ ये चैप्टर कितना लंबा होगा, फिर सिलेबस ही इतना है तो। फिर नोटोकार्डी की उपस्थिति। नोटोकार्डी एक लचीली छड़ होती है जो भ्रूण अवस्था में शरीर के मध्य भाग में पाई जाती है। यह शरीर को सहारा देती है। ठीक है, नोटोकार्डी क्या होती है? हमारी वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, यानी कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो एक लचीली छड़ होती है जो भ्रूण अवस्था में शरीर के मध्य भाग में पाई जाती है। जब कोई इम्ब्रियो होता है माता के गर्भ में, ये रहा इम्ब्रियो, ये रहा, ये जो इम्ब्रियो होता है इसके अंदर जो लचीली एक छड़ पाई जाती है, यहां से लेकर, ये तो इसका सिर आ गया, यहां से गर्दन से लेकर सर्वाइकल से लेकर कमर तक। ठीक है, यानी कि भ्रूण की सबसे पहले वर्टिब्रल कॉलम ही बनती है। जब कोई भ्रूण होता है माता के गर्भ में, इम्ब्रियो होता है, उसकी सबसे पहले वर्टिब्रल कॉलम ही होती है। उसके बाद धीरे 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 अन्य अंगों का विकास होता जाता है। जब हम प्रजनन तंत्र देखेंगे, जीवों का विकास देखेंगे, तब देखेंगे कि एक माता के गर्भ में भ्रूण से एक मानव तक का विकास देखेंगे कि कैसे कैसे बनता है, कौन कौन से फेजेस में। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि नोटोकॉर्डी क्या होती है। एक लचीली छड़ होती है, यानी कि फ्लेक्सिबल एक रोड होती है जो भ्रूण अवस्था में शरीर के मध्य भाग में पाई जाती है। अब ये यहाँ पाई जाती है तो उसके भ्रूण के यानी कि एम्ब्रियो के बिल्कुल सेंटर में होती है और यही हमारे शरीर को सहायता देती है। यदि हम खड़े हो पा रहे हैं तो किसकी वजह से? इस वर्टिब्रल कॉलम की वजह से। यदि शरीर का भार उठाते हैं तो वर्टिब्रल कॉलम की वजह से, गति करते हैं, लोकोमोशन करते हैं तो वर्टिब्रल कॉलम की वजह से। हमने स्केलेटल सिस्टम में देखा था किसका इंपॉर्टेंस कितना होता है। नॉन कोऑर्डिनेट्स यानी कि जिनमें कोई वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है, जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं होती है, जिसमें भ्रूण अवस्था में पूरी जिंदगी नोटोकॉर्ड होती है। ठीक है, सॉरी दूसरा बोल दिया मैंने। ठीक है, नॉन कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है? जिसमें कोई वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती है, पोरीफेरा से लेकर हेमीकोर्डेटा तक। ठीक है, पोरीफेरा से लेकर हेमीकोर्डेटा तक के जितने भी जीव आते हैं उनमें रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम, नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स में यानी कि जिनमें रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, कौन कौन से होते हैं? जिनमें भ्रूण अवस्था या पूरी जिंदगी नोटोकॉर्ड होती है। भ्रूण अवस्था से लेकर मरने तक उनके कंकाल तंत्र में एक स्ट्रक्चर होता है, लचीला फ्लेक्सिबल रोड होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, फिश, फ्रॉग, बर्ड और ह्यूमन, स्तनधारी जितने भी जीव होते हैं उनमें क्या होती है? स्तनधारी जीवों में भी वर्टिब्रल कॉलम होती है और उसी के कारण, उसी वर्टिब्रल कॉलम के कारण हम कोर्डेटा समूह के जीव कहे जाते हैं, मानव भी। ठीक है, कौन कौन से आ गए इसमें? फिश आ गई, फ्रॉग आ गया, बर्ड आ गए, पक्षी आ गए और ह्यूमन आ गए।
ठीक है, जिनमें रीढ़ की हड्डी नोटोकॉर्ड होती है, भ्रूण अवस्था से लेकर पूरी जिंदगी तक होती है। कॉर्डेट्स में यही नोटोकॉर्ड बाद में रीढ़ की हड्डी बन जाती है, यानी कि कॉर्डेटा प्रकार के जो जीव है उनमें जो यही नोटोकॉर्ड होती है यही रीढ़ की हड्डी बन जाती है। ठीक है, आगे चलकर वर्टिब्रल कॉलम में विकसित होती है, यही जो नोटोकॉर्ड होती है यही वर्टिब्रल कॉलम बन जाती है आगे जाकर कॉर्डेट्स में, और नॉन कॉर्डेट्स में जिनमें वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी नहीं है। अब देखते हैं कि वर्गीकरण का आधार, मुख्य उदाहरण। वर्गीकरण के आधार में अभी तक हमने क्या क्या देखा था, इसका एक सारांश तालिका भी है हमारे पास में। ठीक है, पहले तो देखते हैं कि वर्गीकरण का आधार, वर्गीकरण को कितने भागों में हमने डिवाइड किया है, कि कौन कौन सा वर्गीकरण किया है जीवों का। पहला वर्गीकरण क्या है हमारा, संगठन का स्तर। संगठन के स्तर में कौन कौन से, एक तो सिर्फ कोशिका वाले जीव आते हैं, दूसरा सिर्फ ऊतक वाले जीव आते हैं, तीसरा सिर्फ अंग वाले जीव आते हैं, और चौथे कौन से आते हैं जिनमें अंग सिस्टम हो, पूरा ऑर्गन सिस्टम हो, यानी कि जैसे कि पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ये सभी इसमें आते हैं। तंत्रिका तंत्र, स्पॉन्ज, हाइड्रा और प्लेनेरिया, ये किस में आते हैं, संगठन का जो स्तर होता है उसमें ये प्रकार के जीव आते हैं। और ह्यूमन के इधर का यहां चला गया, ठीक है, इसको यहां लिख लेते हैं ह्यूमन। अब सममिति, सिमेट्री के आधार पर वर्गीकरण देखा था हमने, दूसरा सिमेट्री का आधार। एसिमेट्रिकल यानी कि कोई समानता ही नहीं होती है वर्ग में, यानी कि डिवाइड किए जाते हैं जीवों को तो कोई समानता नहीं होती है। कोणीय प्रकार का वर्गीकरण होता है, रेडियल सिमेट्री। फिर आ गया बायलैटरल यानी कि द्विपार्श्वी समीकरण यानी कि सममिति। उनको दो भागों में, एक बीच सेंटर से उन्हें डिवाइड किया जाता, तो एक दायां पार्ट निकलता है, एक बायां पार्ट निकलता है। अमीबा, स्टारफिश और ह्यूमन। अब जर्म लेयर देखिए हमने, अंकुरण परतें कौन कौन सी, डिप्लोब्लास्टिक और टाइप्रोब्लास्टिक यानी कि द्विपार्श्वी और त्रिपार्श्वी, हाइड्रा और ह्यूमन। अब शरीर की जो गुहा होती है, शारीरिक गुहा यानी कि बॉडी कैविटी, एसियोलोमेट, फिर आ गया पेसियोडोकोल्यूमेट या सिर्फ कोलेमेट, ये इनके मुख्य प्रकार हो गए शरीर गुहा में, प्लेनेरिया और एस्केरियस। फिर तीसरा हो गया हमारा खंडन, यानी कि खंडन के आधार पर भी हमने वर्गीकरण किया है कि इनमें विभाजन होता है नहीं होता है। अनसेगमेंट यानी कि उनमें कोई विभाजन नहीं होता है, और सेगमेंटेड उनमें विभाजन वाले जीव आते हैं। अर्थ, जो विभाजन वाले जो जीव होते हैं, या फिर अनविभाजन जिनमें कोई विभाजन नहीं होता है, वो कौन से होते हैं, हाइड्रा और अर्थवॉर्म होते हैं। फिर आ गए हमारे नोटोकॉर्ड, यही नोटोकॉर्ड आगे जाकर रीढ़ की हड्डी में परिवर्तित होती है। कौन कौन सी, एक तो हो गया एब्सेंट और प्रेजेंट। एब्सेंट किसमें होती है, जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं होती है वो नॉन कॉर्डेटा में आते हैं, और जिनमें नोटोकॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी होती है वो कॉर्डेटा प्रकार समूह में आते हैं। कौन कौन से, इंसेक्ट और ह्यूमन। फिर आ गए हमारे एनिमल किंगडम के प्रमुख संघ। ये एनिमल किंगडम के प्रमुख, ये तो इतनी देर से हमने क्या देखा था, ये वर्गीकरण देखा था, वर्गीकरण का आधार देखा था कि इन आधारों पर वर्गीकरण किया गया है। किन आधार पर, संगठन का स्तर हो गया, फिर उसके बाद सममिति हो गई, अंकुरण परतें हो गई, शरीर गुहा हो गया और खंडन हो गया, और नोटोकॉर्ड, इन सभी के आधार पर वर्गीकरण किया है। अब हम देखते हैं कि एनिमल किंगडम यानी कि जंतु जगत के प्रमुख संघ क्या क्या होते हैं, कौन कौन से इसमें फाइलो होते हैं, देखते हैं। संघ यानी कि फाइल्स, फाइला। उदाहरण और विशेषताएं देखते हैं। ये क्या हो गया, पहला संघ है हमारा पोरीफेरा संघ। पहला संघ क्या है हमारा, पोरीफेरा संघ है। उदाहरण भी देखेंगे और विशेषता भी देखेंगे। पोरीफेरा संघ यानी कि स्पंज, इसको भी हम विस्तार से देखेंगे और इन्हीं में हमारी लंबी क्लासेस चलेगी, ठीक है। जितने संघ है एक दिन में एक संघ खत्म होगा। साइकोन, स्पोंजिला, ठीक है, ये जीव आते हैं पोरीफेरा संघ में। विशेषता क्या होती है कि ये छिद्र युक्त शरीर होते हैं, उनके शरीर में छिद्र होते हैं, स्थायी होते हैं, असीमित कोशिका स्तर होता है, ठीक है। इनमें जो कोशिका स्तर होता है वो असिमित्री होता है, यानी कि एसिमेट्रिकल इसमें
कोशिका स्तर होता है, यानी कि उनकी कोशिकाओं में कोई विभाजन नहीं होता है। इसके बाद सियोलेंट्रेटा यानी कि स्निडेरिया, ये संघ हो गया। इसमें कौन कौन आते हैं? हाइड्रा और जेलीफिश आते हैं। डिप्लोब्लास्टिक, रेडियल सममिति, टेंटेकल्स और नीमाटोसिस्ट, ये प्रकार के इसमें जीव आते हैं। कौन कौन से? डिप्लोब्लास्टिक, रेडियल सममिति होती है। डाइप्लोब्लास्टिक यानी कि या फिर दो परते वाले जीव होते हैं। रेडियल सिमेट्री होती है यानी कि कोणीय सममिति होती है। टेंटेकल्स और नीमाटोसिस्ट, ये प्रकार के इसमें विशेषता होती है। फिर देखते हैं हम सेटमफोरिया या फिर टेनोफोरिया, सी साइलेंट है यहाँ पर। इसमें आ जाएगा प्लेरोब्रेचिया, ठीक है, या फिर प्लेरोब्रेकिया। इसमें क्या होती है? रेडियल सममिति होती है यानी कि कोणीय सममिति होती है। बायोल्यूमिनेसेंट, ये देखेंगे। इसके बाद चौथा हमारा संघ है प्लेटीहेलमिन्थस। ये क्या होता है? प्लेटीहेलमिन्थस में क्या आता है? प्लेनेरिया आएगा। इसके बाद टेपवॉर्म आएगा, एस्केरिस और व्यूकेरिया, ये प्रकार के जीव हम देखेंगे। यानी कि एक क्लास एक संघ में खत्म होगी, एक दिन में सिर्फ एक ही संघ हमारा खत्म होगा। इसमें आ गया ट्राइब्लास्टिक या फिर ट्राइप्लोब्लास्टिक, एकोलोमेट, परजीवी भी होते हैं इसमें, ठीक है। फिर कौन कौन से आ गए हमारे द्विलिंगी में, यानी कि एस्कोमिलेंथस में, एस्केरीज और टेपवॉर्म। इसमें क्या आ गया? पीएसओ डोसोलैटमेट, यानी कि नाम ही बड़ा अजीब है, प्यूसो डोकोलोमेट, डाइकोलोमेट, अनसेगमेंट, यानी कि इनमें कोई खंडन नहीं होता है। फिर इसमें देखेंगे एनेलिडा। एनेलिडा में क्या आएगा? अर्थवॉर्म और लीच आएंगे। खंडन उपस्थित होता है, वास्तविक कोलोन और रक्त परिसंचरण इनमें होता है। फिर देखेंगे ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा में क्या आएगा हमारा? कॉकरोच, क्रेब और बटरफ्लाई। ऑर्थोपोडा समूह में कौन कौन से आएगा? बटरफ्लाई यानी कि तितली, क्रेब और कॉकरोच, ये प्रकार के जीव आएंगे। सबसे बड़ा संघ होता है इनका, जोरदार पैर होते हैं और इनमें एक्सटर्नल स्केलेटल होता है, यानी कि बाह्य कंकाल होता है। किनमें? ऑर्थ्रोपोडा में। फिर आगे हम मोलस्का में देखेंगे, कौन? स्नेल और ऑक्टोपस देखेंगे। मोलस्का में ये जीव आते हैं। खुला परिसंचरण तंत्र होता है इनमें। शरीर में फूड, मेंटल और सेल, यानी कि खुला रक्त परिसंचरण होता है। फिर आ गया हमारा एक्नोडर्मेटा। एक्नोडर्मेटा में क्या देखेंगे हम? स्टारफिश, सी और यूर्चिन, केवल समुद्री द्विपार्श्वीय लेवल, यानी कि द्विपार्श्वीय यानी कि दो स्तर होंगे उनके जर्म लेयर में, और रेडियल एडजस्ट जलवाहिनी तंत्र इनमें मिलेगा। फिर हम देखेंगे हेमिकॉर्डेटा या फिर नोटोकॉर्डेटा। फिर देखेंगे बेलेंगोलस, ये यानी कि इन समूह में सभी जीव आ जाएंगे। बेलेनोग्लोसस, बड़े अजीब नाम है जूलॉजी में भी। शरीर, प्रोबोस, कॉलर और ट्रुप अर्थ, ये सब हम देखेंगे। अब कोर्डेटा के भी उप विभाग देखेंगे। कोर्डेटा समूह के उप विभाग क्या होते हैं? यूरोकोर्डेटा, एस्केसिया, केवल लार्वा और नोटोकॉर्ड होता है उसमें। फिर सेफेलोकोर्डेटा, इसमें क्या होता है? एम्फियोकस, पूरी उम्र नॉन कॉर्डेटा होते हैं, नोटोकॉर्ड होते हैं, पूरी उम्र ही नोटोकॉर्ड होते हैं। वर्टिब्रा, यही नोटोकॉर्ड क्या हो जाती है? वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है, यानी कि वर्टिब्रा मैन फिश और रीढ़ की हड्डी विकसित होती है। मैन में भी होती है और फिश में भी होती है, यानी कि जंतुओं में। ये तो हो गए कॉर्डेटा का उपविभाग। अब हम देखेंगे वर्टिब्रा के वर्ग, ये सब हम देखेंगे, ठीक है। वर्ग क्या है? मछलियां, रोहू, शार्क, उदाहरण में एक तो रोहू आ गया और एक शार्क आ गई मछलियों में, जिनमें गिल्स होते हैं, ठंडा रक्त होता है, पंख होते हैं, ठीक है। फिर आ गया एम्फीबिया, फ्रॉग और सैलेमेंडर। मेंढक का तो पता ही था कि मेंढक एक उभयचर होता है जो जल और थल दोनों में मिलता है, लेकिन सैलेमेंडर भी एक जीव होता है जो उभयचर होता है, जो जल में भी मिलता है और थल में भी मिलता है।
भूमि और जल दोनों में फेफड़े त्वचा द्वारा श्वसन होता है। ये भूमि और जल दोनों में मिलते हैं, फेफड़े और त्वचा द्वारा इनमें श्वसन होता है, इनका रेस्पिरेशन होता है। त्वचा के भी माध्यम से होता है, फेफड़ों के भी माध्यम से होता है। फिर तीसरा आ गया हमारा रेप्टाइलिया। इसमें क्या आ गया, लिजबर्ड, स्नेक और टर्टल। इनकी त्वचा सूखी होती है और ठंडा रक्त मिलता है। फिर आ गया एव्स यानी कि पक्षी। इसमें क्या आ गए, क्रो यानी कि कौवे और स्पैरो यानी कि चिड़िया। उड़ान के अनुकूल शरीर होता है इनका, ये यानी कि ये उड़ सकते हैं और इनका जो रक्त होता है वो गर्म होता है। ये क्या हो गया। फिर मेमेलिया, ये क्या होता है, स्तनधारी जीव, जो क्या करते हैं, ह्यूमन आते हैं, गाय आती है और कुत्ते आते हैं, जिनमें स्तन ग्रंथियां मिलती है, शरीर पर बाल होते हैं, उनका ईयर पिन्ना होता है और रक्त गर्म होता है। वो किसमें आते हैं, स्तनधारी जीव में आते हैं। इन सभी को हम इस चैप्टर में देखेंगे। ये था हमारा पूरा इंट्रोडक्शन, ठीक है। आज हमने कुछ खास देखा नहीं है, सिर्फ हमने वर्गीकरण का आधार देखा है। वर्गीकरण के आधार के बाद कौन कौन सा वर्गीकरण होता है हमने वो देखा है। परिचय देखा है कि कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, कितनी प्रजातियां पाई जाती है, वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों होती है, वर्गीकरण का आधार देखा है, पहला आधार परिचय। इसमें भी वर्गीकरण क्यों जरूरी है ये देखा है हमने। पहला आधार होता है वर्गीकरण का संगठन का स्तर, इसके आधार पर वर्गीकरण किया है। फिर देखा शरीर की सिमेट्री के आधार पर, यानी कि उनको डिवाइड किया तो वो समान भागों में विभाजित होता है या नहीं होता है। फिर इसमें भी प्रकार देखा है कि कौन कौन सी सिमेट्री होती है जीवों में। फिर अंकुरण परतें कौन कौन सी होती है वो भी हमने देखा है। इसके बाद ये सिर्फ वर्गीकरण देखा है, शरीर की गुहा कैसी होती है, खंडन कैसा होता है, नोटोकॉर्ड की उपस्थिति होती है या नहीं होती है। फिर सारांश तालिका में यह वर्गीकरण का आधार एक शॉर्ट ट्रिक है। देन कौन कौन से जीव आते हैं। फिर एनिमल किंगडम के प्रमुख संघ देखे हैं कि कौन कौन से संघ अभी हमने विस्तार से देखने हैं, पोरीफेरा, सेलेंट्रेटा, सिनेप्टोरा। इसके बाद प्लेटीहेलमिन्थस, एस्केलोमिन्थिस, एनिलीडा, ऑर्थोप्रोडा, मोलस्का, एकिनोडर्मेटा। फिर आ गया हमारा हेमिकॉर्डेटा और नोटोकॉर्ड। ये सब हम 10 संघ देखेंगे। फिर इसके उप विभाग भी देखेंगे, उप संघ भी देखेंगे कोर्डेटा के, कौन कौन से, यूरोकोर्डेटा, सेफेलोकोर्डेटा, वर्टिब्रा, ये सब देखेंगे। देन उसके बाद वर्टिब्रा वर्ग के भी वर्ग देखेंगे, यानी कि वर्टिब्रा के भी समूह देखेंगे हम, कौन कौन से। फिशेस जिसमें मछली आती है, एम्फीबिया, रेप्टाइल में भी रीढ़ की हड्डी होती है, और जो पक्षी होते हैं और स्तनधारी जीव होते हैं उनमें भी वर्टिब्रल कॉलम मिलता है। तो ये सब हम अगली क्लासेस में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, क्लास को देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। बाय, गुड डे, धन्यवाद।